Hello and welcome to another episode of नमस्कार और इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही आप यूट्यूब सदस्य बनने, संरक्षक बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी सी राशि दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के मैं आज रात के हमारे अतिथि प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी का स्वागत करना चाहता हूं। प्रोफेसर मरांदी ईरान विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर मरांदी, इंडिया दोबारा स्वागत है। Welcome back to India and Global Left. Thank you. Monumental Grinnickelly is Gohobal the Hunruth. Inviting me. Apka Kekref Tom Ten Origin Fusky Twort It's Tomnis. always a pleasure being on your show. You were, if I'm not mistaken, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ पहली दौर की वार्ता के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। क्या आप हमें उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होने के अपने अनुभव के बारे में बता सकते हैं और ये भी कि वार्ता असफल क्यों हुई? And why did the talks fail? देखिए, शुरू से ही जब हम ईरान तेहरान से निकले हवाई अड्डे पर विमान में और जब होटल पहुंचे तो जिनसे भी मैंने प्रतिनिधिमंडल में बात की वे सभी संदेह में थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि किसी समझौते की बहुत संभावना है। कारण था संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पिछले अनुभव। 2 दिवसीय युद्ध से पहले हमने बातचीत की थी, लेकिन वे युद्ध शुरू करने की साजिश रच रहे थे। फिर इस युद्ध से पहले भी हम बातचीत कर रहे थे। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा था कि काफी प्रगति हुई है और फिर उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। इसलिए ईरानी संदेह में थे। बेशक ईरानी सशस्त्र बल युद्ध की तैयारी कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे 2 दिवसीय युद्ध से पहले और इस बार भी। मेरा मतलब है, ये जो लगातार कहा जाता है कि ईरान अचानक हमले में फंस गया था, ये सच नहीं है। उस समय भी ईरान को पता था कि कुछ होने वाला है। उसे ये नहीं पता था कि किस दिन या किस घंटे, लेकिन वे कुछ बड़ा होने की उम्मीद कर रहे थे। शायद पहले दिन वे अचानक हुई घटनाओं से चकित रह गए थे, इस अर्थ में कि उन्होंने ये गलत आकलन किया था कि किसे और कब निशाना बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें यह पता था कि कुछ होने वाला है। किसी भी स्थिति में इस बार ईरानी सशस्त्र बल निश्चित रूप से संभावित युद्ध के अगले चरण के लिए खुद को तैयार करने में दिन रात जुटे हुए हैं, जो मुझे अत्यधिक संभावित लगता है। जब वे वहां गए और बातचीत शुरू की और वार्ता विफल हो गई तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। बातचीत के दौरान शुरुआत कुछ हद तक सकारात्मक रही और दिन भर कमोबेश सकारात्मक माहौल बना रहा, लेकिन फिर पहले दिन की वार्ता के अंत के करीब अमेरिकियों ने अचानक अपना रुख बदल लिया और बहुत कठोर रुख अपना लिया, जो इस मायने में चौंकाने वाला था कि यह बदलाव बहुत अचानक था, न कि इसलिए कि ईरान की पहले से कोई विशेष अपेक्षाएं थीं, जैसा कि मैंने कहा। और फिर अचानक वैंस ने रात के बीच में, हालांकि बातचीत सुबह जारी रहने वाली थी, वहां से चले गए। उन्होंने शानदार हथियार की एक कहानी फैलाई जो झूठी थी। हमें ये जो केंट और उनके इस्तीफे के पत्र से पता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बहुत उच्च, वास्तव में सबसे उच्च प्रतिविद्रोही अधिकारी थे। उन्होंने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार का पीछा नहीं कर रहा था। फिर वैंस ने कहा, खैर ईरान ने हमारी मांगें स्वीकार नहीं की, इसलिए हम जा रहे हैं। बेशक संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध नहीं जीता और वह ये उम्मीद नहीं कर सकता कि ईरान अमेरिकी मांगें स्वीकार करेगा। जो वे युद्ध में हासिल नहीं कर सके, उसे वे निश्चित रूप से बातचीत की मेज पर भी हासिल नहीं कर पाएंगे। दिलचस्प बात यह थी कि बातचीत के दौरान ईरानी पक्ष ने एक बार भी तेहरान को फोन नहीं किया। मुख्य वार्ताकार संसद के अध्यक्ष डॉ. खलीबाफ ने पहले ही नेता आयतुल्लाह सैयद मोजतबा खामेनी से लंबी बातचीत की थी और फिर अपनी टीम के साथ बातचीत के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन वैंस के चारों ओर स्वाभाविक रूप से 2 इजराइल प्रथम समर्थक थे, एक उसके दाहिने और एक बाएं, विटकॉफ और कुशनर।
और भी महत्वपूर्ण यह था कि वह लगातार फोन कॉल कर रहा था और यह स्पष्ट था कि उसके पास कोई अधिकार नहीं था। पूरा मामला बस एक दिखावा था। जिन लोगों को उसने फोन किया और वे सभी इजराइल प्रथम समर्थक थे, उनमें से एक नेतन्याहू था। But one of them who he called was Netanyahu. And Netanyahu did say this. He said that Vance would report to me. और नेतन्याहू ने वास्तव में ये कहा था। उन्होंने कहा कि वेंस उन्हें रिपोर्ट करेगा, जो मुझे काफी चौंकाने वाला लगा कि इस छोटे से उपनिवेश के प्रधानमंत्री ये कहें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति उन्हें रिपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कभी-कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। किसी भी स्थिति में मेरा मानना है कि यही कारण था कि वार्ताएं विफल हुईं, क्योंकि जायनिस्ट लॉबी और इजरायली शासन चाहते थे कि वे विफल हों। हम ये निष्कर्ष जो केंट के बयान से भी निकाल सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि यह युद्ध जायनिस्ट लॉबी और इजरायली शासन के हितों के कारण हुआ। उन्होंने कई बार कहा कि यह युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के हित में नहीं है। इसलिए Carrie Diem Broy's निष्कर्ष निकाला जिसके कोई उनिकार्ड in a stool avfil honisrud. That these negotiations also would fail for the same reasons. There's nothing new here. But यहाँ कुछ नया नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, जैसे बौद्ध दिन के युद्ध से पहले और इस युद्ध से पहले रमजान युद्ध, लगभग 4 दिन का युद्ध, इस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ईरानी तीनों मौकों पर वार्ता की मेज पर आए। 2 दिन का युद्ध, ये युद्ध, और अब 2 कारणों से। एक तो ये देखने के लिए कि क्या कोई उचित समाधान संभव है। जाहिर है यह एक मुद्दा है, भले ही तीनों मौकों पर वे काफी संदेहपूर्ण थे, लेकिन आप हमेशा ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ संभव है। शायद किसी समय ट्रंप ये तय करें कि उन्हें वास्तव में एक निकास मार्ग की दात, ताकि आप वह अवसर प्रदान कर सकें। लेकिन मुख्य कारण यह था कि ईरान चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और ईरानी जनता ये देखे कि हम इस संकट को सुलझाने के लिए तैयार हैं। अगर हम नहीं गए होते तो कुछ लोग, आप जानते हैं, पश्चिमी मीडिया से, पश्चिमी एप्स्टीन श्रेणी के नियंत्रित मीडिया से ईरान पर दोष मढ़ने की कोशिश करते, जबकि वही लोग थे जिन्होंने आक्रामकता, हत्या और विनाश की शुरुआत की थी। वे कहते अगर ईरान ने बातचीत की होती तो ये रोका जा सकता था। इसलिए उस तरह की कहानी को उभरने से रोकने के लिए तीनों मौकों पर ईरान ने भाग लिया, और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी देखते हैं और अन्य जगहों के लोग भी देखते हैं कि पूरी दुनिया में जनमत ईरान और प्रतिरोध के धुरी का समर्थन करता है। और जनमत संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके सहयोगियों, उसके प्रतिनिधियों और जायोनी शासन के खिलाफ हो गया है। यह असाधारण है क्योंकि छोटे सरल वर्षों से ईरान विरोधी कथा हमेशा बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रभावी रही है, और अब यह सब बिखर रहा है। मैंने पहले भी आपको गोइंग टू तेहरान नामक पुस्तक का उदाहरण दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं। मैंने कहा था कि यह लोगों के पढ़ने के लिए एक अच्छी किताब है, जिसे फ्लिंट और हिलेरी लेवरेट ने लिखा है। यह उनके वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारियों के रूप में अनुभवों से संबंधित है। वे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में वरिष्ठ अधिकारी थे। जब उन्होंने गोइंग टू तेहरान लिखी तो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक वर्ग के सभी लोगों ने कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन अब मुझे लगता है कि यह स्पष्ट हो रहा है कि वे पूरी तरह से सही साबित हुए हैं। अगर अमेरिकी विश्लेषकों ने उनकी किताब पढ़ी होती और सोचा होता, अगर उन्होंने जायनवादियों की बात सुनने के बजाय ये देखा होता कि किताब वास्तव में क्या कहती है, और अमेरिका ईरान संबंधों के इतिहास के बारे में निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया होता, तो हम आज इस स्थिति में नहीं होते। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में जनमत आज की तुलना में बहुत अलग था। इसलिए मुझे लगता है कि ये तथ्य कि ईरान बातचीत की मेज पर आया है एक सकारात्मक बात है। लेकिन अंततः, और मैं सवालों से थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, और आने वाले दिनों और हफ्तों में हम एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहे हैं। I was really struck by the
मैं वास्तव में दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच के अंतर और उनके व्यवहार के तरीके से बहुत प्रभावित हुआ। ईरानी पक्ष में हमारे पास डॉ गालिबोव, डॉ अराक्सी और अन्य लोग थे, पीएचडी धारक, ऐसे लोग जो न केवल अपने देश को बल्कि दुनिया भर की संस्कृतियों को भी जानते हैं। और फिर दूसरी ओर कुशनर, विटकॉफ, रियल एस्टेट परिवारों से, माफिया जैसे लोग, धोखेबाज, वेंचर कैपिटलिस्ट, जेडी वेंस वगैरह थे। और जैसा कि तुमने कहा, उनके पास कोई अधिकार नहीं था। मेरा मतलब है, जेडी वेंस ने एक प्रेस इंटरव्यू में अपने चुने हुए पत्रकारों में से एक से कहा कि हम लगातार, क्योंकि सवाल था, क्या आपने इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से बात की? जाहिर है, ये चापलूसी भरा सवाल था। usual bootlicking kind of question, but JD Vance said that we are constantly लेकिन जेडी वांस ने कहा कि वे लगातार राष्ट्रपति ट्रंप के संपर्क में हैं, जैसा कि सचिव पोम्पेओ और पीट हेग्सेथ ने भी कहा, और इसी तरह अन्य लोग भी। उन्होंने स्कॉट पेसेंट का भी जिक्र किया। बेशक उन्होंने नेतन्याहू का जिक्र नहीं किया, या शायद लिंडसे ग्राहम और अन्य जायनिस्टों का भी नहीं। लेकिन मैं जो बात यहाँ कहना चाहता हूँ वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि कितने असहाय थे, या फिर कितने गैर प्रतिनिधिक थे, और वे कितने अज्ञानी थे। मैं ये इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि वर्षों और दशकों से ये प्रचार किया गया है कि अमेरिकी लोग शिक्षित हैं और दुनिया के बारे में जानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर वे दावा करते हैं कि वे एक लोकतंत्र हैं, एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र। लेकिन अगर आप सच में प्रतिनिधिक हैं, तो आपके पास Seth Swartford, जो कि Stent Reeves power, which is particularly not the case. Yes, the three men on the Iranian side. हाँ, ईरानी पक्ष के तीनों व्यक्ति पीएचडी धारक थे। डॉक्टर गालिबोव, जो एक जनरल भी थे, वे युद्ध में कमांडर थे, के पास पीएचडी है, और वे तेहरान विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर अरक्सी के पास भी पीएचडी है, और डॉस हादी बाघेरी, जिन्होंने 4 साल पहले परमाणु वार्ताओं का नेतृत्व किया था, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपाध्यक्ष हैं। उनके पास भी पीएचडी है, और वे तेहरान के एक विश्वविद्यालय में अध्यापन करते। यूरिना ब्रेसवेरी स्टेक्सटन दिथवोक, जैसा आपने बताया। That is the Iranian side, and the other side is, of course, as you pointed out. So and then the Iranian delegation. और फिर ईरानी प्रतिनिधिमंडल जब वे आपस में बात कर रहे थे, तो उनके विशेष पास के कमरे में परामर्श के लिए मौजूद थे। लेकिन अमेरिकियों के पास, भले ही उनके पास, जितना मैं समझता हूँ, ईरानियों की तुलना में कहीं बड़ा प्रतिनिधिमंडल था। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख, यानी अमेरिकी उपराष्ट्रपति, के पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। और फिर जब नेतन्याहू कहते हैं, वह मुझे रिपोर्ट करता है, तो आपको लगता है कि पश्चिमी मीडिया में इस पर भारी आक्रोश होना चाहिए था कि उसने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन पश्चिमी मीडिया में इसका जिक्र तक नहीं होता, क्योंकि पूरा मुख्यधारा पश्चिमी मीडिया एप्स्टीन वर्ग, यानी जायोनी कुलीन वर्ग के नियंत्रण में है। तो जाहिर है, आम अमेरिकी जनता को इनमें से कुछ भी नहीं बताया जाएगा, और दुनिया भर के वे लोग भी नहीं जो अपना समय CNN देखने में बर्बाद करते हैं, क्योंकि सत्ता वर्ग में ट्रंप के विरोधी भी, चाहे वह द गार्जियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स या अन्य मीडिया संस्थानों के मालिक हों, जब बात साम्राज्य की आती है, तो सब एक ही नाव में सवार हैं। वे सभी ईरान को उकसाएंगे, वे सभी ईरान को दोष देने की कोशिश करेंगे, बार बार ईरान को दोष देंगे। वे ट्रंप पर हमला कर सकते हैं, वे कह सकते हैं कि उसने युद्ध बिगाड़ दिया, या उसने बहुत खराब काम किया, या उसने गलत आकलन किया, लेकिन फिर भी वे ईरान को राक्षसी रूप में पेश करने का अपना काम करते रहेंगे। जानते हैं, ये पूरी कहानी कि हजारों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर मार दिया गया, वह पूरी तरह झूठी खबर थी। यह सब सामूहिक पश्चिमी मीडिया द्वारा युद्ध की तैयारी करने, इन नरसंहारक हमलों के लिए जमीन तैयार करने के उद्देश्य के फैलाया जा रहा था। क्या तुम ये सब देख रहे हो? जानते हो, जब बेरूत और लेबनान पर हर दिन कालीन बमबारी की जा रही है, वहां नरसंहार और जातीय सफाया किया जा रहा है। क्या कोई देखता है कि पश्चिमी मीडिया इस पर आक्रोशित है? बिल्कुल नहीं।
हर दिन वे गाजा में फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं। क्या हमें पश्चिम में कोई आक्रोश दिखाई देता है? नहीं, वे नजरें फेर लेते हैं। तो जब नेतन्याहू अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में सबसे बेहुदा बातें कहते हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा था कि वह बार बार लगातार मुझे रिपोर्ट करते हैं, तो तुम्हें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पश्चिमी मीडिया इस पर ध्यान दिलाएगा, क्योंकि वही मालिक है। फिर से जो केंट ने जो कहा था उस पर लौटते हैं। मैं जो केंट का अक्सर जिक्र करता हूं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा उजागर किया जो तुम, मैं या तुम्हारे दर्शक पहले से नहीं जानते थे। हम सब ये वर्षों से जानते हैं। लेकिन ये तथ्य कि ये बात सिस्टम के भीतर से इतनी ऊंची पदवी वाले अधिकारी से आई, मेरा मानना है कि ये अपने आप में हमारे पक्ष को मजबूत करता है। The Western media has also tried its best to hide the पश्चिमी मीडिया ने भी मीनाब में अपनी वर्ग के अपराधों को छिपाने की पूरी कोशिश की है। मैं आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि आप पहले भी JCPOA से पहले या उसके दौरान प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा रह चुके हैं, इस बार का माहौल कैसा था? मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि जिस उड़ान से प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें मीनाब में शहीद या मारी गई लड़कियों के नाम दर्ज थे। बेशक पश्चिमी मीडिया ने उन अपराधों और उनके इर्द गिर्द की भावनाओं को छिपाने की कोशिश की है। मेरा सवाल है प्रोफेसर कि प्रतिनिधिमंडल अपने साथ कैसी भावना लेकर गया था, क्योंकि कुछ समय से ये धारणा रही है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल बहुत नरम होते हैं, कभी कभी बहुत भले स्वभाव के, और वे दूसरी तरफ को दुश्मन की तरह नहीं देखते। इस बार माहौल कैसा था और क्या कुछ बदला? What was the mood this time and did something change? In general, well, you're right. Contrary to Western propaganda, सामान्य तौर हाँ, आप सही कह रहे हैं। where they are पश्चिमी प्रचार के विपरीत, जहाँ वे सभ्य हैं और हम असभ्य, हमारे राजनीतिक और हमारे प्रतिनिधिमंडल हमारी अपनी जनता की तरह उनसे कहीं अधिक सभ्य और अधिक विनम्र हैं। बहुत से लोग इसे एक कमजोरी मानते हैं। अब यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यह एक तथ्य है। आप बिल्कुल सही हैं। उस प्रतिनिधिमंडल और उड़ान को अनौपचारिक रूप से या शायद आधिकारिक रूप से मिनाब 1 नाम दिया गया था। उन बच्चों की हत्या के कारण वे हनर सेक्स थोट, छोटे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जिन्हें अमेरिकी जो ने जुएट मार डाला था। elementary school kids who were intentionally murdered by the Americans. There's no doubt in my mind, no doubt in the minds. मेरे मन में कोई संदेह नहीं है और नहीं ईरानियों के मन में कि यह हमले की पहली लहर थी। उनके पास लक्ष्य की जांच करने के लिए महीनों, अगर सालों नहीं तो का समय था, और पहली लहर के सभी लक्ष्य बहुत सोच समझ कर चुने गए थे। युद्ध के दौरान आने वाले हफ्तों में अगर कोई कहे हमें एक नया लक्ष्य चाहिए और कोई अधिकारी जल्दी में कुछ ढूंढे और गलती कर दे, तो वह संभव है। लेकिन इस मामले में नहीं, ये एक जात स्कूल था। ये सभी नक्शों और सभी ऐप्स पर दर्ज है, और निश्चित रूप से कई बच्चे सैन्य अधिकारियों के बच्चे थे। ऐसा माना जाता है कि इन बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया गया ताकि ईरानी सेना को सबक सिखाया जा सके। और निश्चित रूप से ये सिर्फ वे अनसेक्स्टेड बच्चे नहीं थे जो उस स्कूल में मारे गए, बल्कि उनके शिक्षक, स्कूल का स्टाफ और देश भर के कई अन्य बच्चे और लोग भी मारे गए। उन्हें भी उन 40 दिनों के दौरान हत्या कर दी गई। लेकिन ये प्रतीकात्मक था, और मेरा मानना है कि ये प्रतिनिधिमंडल को भी ये याद दिलाने के लिए था कि उनकी जिम्मेदारी है इन बच्चों के लिए खड़ा होना, देश की रक्षा करना, और संयुक्त राज्य अमेरिका या जायोनी शासन को उनके अपराधों से लाभ नहीं उठाने देना। मेरा मानना है कि एक महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध विराम केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसने ईरान की 6 सूत्रीय योजना को एक रूपरेखा के रूप में मान लिया था। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के अनुसार उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। यह दिखाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह अविश्वसनीय है। लेकिन जब उन्होंने इसे शुरू में स्वीकार किया तो मुझे लगता है कि यह इस बात का संकेत था कि उन्होंने मान लिया था कि वे युद्ध हार चुके हैं। युद्ध विराम की मांग वही कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे 2 दिवसीय युद्ध के दौरान हुआ था।
यह ईरान नहीं था जो इसे चाहता था। इसलिए प्रतिनिधिमंडल जानता था कि उनके पास सैन्य और निश्चित रूप से नैतिक रूप से भी बढ़त है, और मूल रूप से यही कारण था कि संयुक्त राज्य अमेरिका पीछे हट गया। जैसा कि साम्राज्य करते हैं, उन्मांगले फ्राइनिंग नवंबर 4 into the year. Those demands were not going to be met. And one of the things about the United States, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में एक बात, और ये वह चीज़ है जिसे मेरा मानना है कि कुछ ईरानी वार्ताकारों ने अतीत में, विशेष रूप से रूहानी के वर्षों के दौरान, गलत आंका था। यह है कि जब आप अमेरिकियों से बात करते हैं और किसी समस्या को सुलझाने के लिए सद्भावना से रियायतें देते हैं, तो वे इसे उस दृष्टि से नहीं देखते। वे इसे कमजोरी के संकेत के रूप में देखते हैं। इसलिए अतीत में जब भी ईरानियों ने सद्भावना के संकेत के रूप में रियायतें दी, अमेरिकियों ने अपने रुख को और कठोर कर लिया। मेरा मानना है कि धीरे धीरे ईरानी संयुक्त राज्य अमेरिका की वास्तविकता को बेहतर समझने लगे हैं, और ये कि साम्राज्य के साथ बातचीत अलग तरीके से करनी पड़ती है। खैर, फिलहाल हम वहीं हैं जहां हैं, लेकिन युद्ध जारी है। वे लेबनान में लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा था। और फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ये बात साफ तौर पर कही। लेकिन दो बातें हुईं। एक तो ये कि नेतन्याहू इसके खिलाफ था, जैसे उसने बातचीत को बर्बाद किया था। उसने युद्ध विराम को भी बर्बाद कर दिया, और ये फिर से दिखाता है कि असल में नियंत्रण किसके हाथ में है। ये निश्चित रूप से ट्रंप नहीं है। जैसा कि टकर कार्लसन ने कहा, वह एक गुलाम है, लेकिन ऐसा गुलाम जो अपने अपराधों के लिए अब भी जिम्मेदार है। नेतन्याहू ने इसे बर्बाद किया, लेकिन लेबनान के प्रधानमंत्री ने भी इसे बर्बाद किया। और ये एक दिलचस्प बात है, लेबनान के प्रधानमंत्री बिना किसी राजनीतिक कीमत चुकाए युद्ध विराम कर सकते थे और कई लेबनानी नागरिकों की जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे नेतन्याहू और ट्रंप के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसलिए उन्होंने लेबनान में युद्ध विराम को कमजोर करने में मदद की, यह कहकर कि नहीं, हम इजरायली शासन के साथ अपनी सीधी बातचीत करेंगे, जो पहली बार होता, और हम सामान्यीकरण चाहते हैं। और निश्चित रूप से इससे लेबनान में भारी हंगामा मच गया है, और इसके कारण कई लेबनानी लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन ईरान ने जो प्रतिक्रिया दी, कई लोग, मेरा मानना है, कह रहे थे, तो फिर ईरान ने युद्ध विराम क्यों स्वीकार किया? वास्तव में ईरान ने युद्ध विराम को उस तरीके से स्वीकार नहीं किया जैसा कि उसे लागू किया जाना था। लेबनान में जो कुछ हो रहा था, उसके परिणाम स्वरूप ईरान ने व्यापार के आंशिक सामान्यीकरण को रोक दिया। इसलिए जब तक कल अमेरिका की नाकाबंदी लागू नहीं हुई थी, तब तक होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति वैसी ही बनी रही जैसी युद्ध के दौरान थी। और मुझे लगता है कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपके कार्यक्रम में ऐसे अर्थशास्त्री आए होंगे जो मुझसे कहीं अधिक जानते हैं और जिन्होंने ऊर्जा संकट, उर्वरक संकट, ईंधन संकट, पेट्रोकेमिकल संकट आदि के प्रभावों पर चर्चा की होगी। इसका निकट भविष्य में बहुत गंभीर असर पड़ने वाला है। इसलिए ईरान ट्रंप पर भारी दबाव बनाए हुए है, और यही मूल कारण है कि ट्रंप ने शुरुआत में ही युद्ध विराम के लिए दबाव स्वीकार किया, क्योंकि मामला होर्मुज जलडमरू का था। गाजा में, माफ कीजिए, लेबनान में जो नरसंहार जारी है, क्योंकि अब लेबनान में भी नरसंहार हो रहा है। लोगों को जागना होगा। पिछले साल जो जन आंदोलन हमने देखा था, जब दुनिया भर में लोग सड़कों पर उतरे थे, उसे तुरंत फिर से जीवित करना होगा। वे गाजा में कत्लेआम कर रहे हैं, और लेबनान में तो उससे भी ज्यादा। देश को जातीय रूप से साफ किया जा रहा है। होर्मुज जलडमरू से जहाजरानी के फिर से प्रभावी रूप से बंद होने का कारण नेतन्याहू था। तो नेतन्याहू, जायोनी नेतन्याहू, ट्रंप गठबंधन आने वाले हालात के लिए जिम्मेदार है। और अगर ये जारी रहा, खासकर अमेरिका की होर्मुज जलडमरू पर नाकाबंदी के साथ, तो ये विश्व अर्थव्यवस्था के पतन की ओर ले जाएगा। मेरा मानना है कि हम एक बहुत ही दर्दनाक मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। Does
क्या ईरान के नवाफ सलाम और जोसेफीन की बैरूत सरकार के साथ कोई राजनयिक या अन्य संबंध है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुख्यधारा की मीडिया लेबनान की परतों के बारे में बात नहीं करती। वे कह रहे हैं कि लेबनान और इजराइल के बीच युद्धविराम पर सीधी बातचीत हो रही है, जैसे कि वे पूरे लेबनान का प्रतिनिधित्व करते हों। ये निश्चित रूप से वॉशिंगटन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस उद्देश्य से कराया जा रहा है कि ईरान को फिलिस्तीन मुद्दे के मूल से अलग किया जा सके। तो क्या आप हमें ईरान के बेरूत सरकार के साथ संबंधों के बारे में थोड़ा बता सकते हैं और ये भी समझा सकते हैं कि वॉशिंगटन ने बातचीत के नाम पर जिन प्रतिक्रियावादी लोगों को एक साथ जोड़ा है वे कौन हैं? देखिए, लेबनान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जनता के समर्थन से नहीं चुने गए थे। उन्हें अमेरिकियों और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों सऊदी, खतरी, अमीराती द्वारा दबाव में लेबनान पर थोपा गया था, जो सभी मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट हैं। भले ही उनकी विश्व दृष्टियां अलग अलग हों, लेकिन फिर भी वे अमेरिका के एजेंट हैं और वे स्वाभाविक रूप से लेबनान को उसी दिशा में धकेल रहे हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है। लेबनान में जनमत, जैसा कि सर्वेक्षण हमेशा दिखाते हैं, इजरायली शासन के साथ सामान्यीकरण के पूरी तरह खिलाफ है। तो फिर अमेरिका द्वारा स्थापित लेबनानी प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष वार्ता के लिए क्यों जोर देते हैं और उनके समर्थक और निश्चित रूप से राष्ट्रपति भी? इसका कारण यह है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट हैं। बात बस इतनी ही सी है। उसने युद्ध विराम को कमजोर क्यों किया? क्योंकि वह चाहता था कि प्रतिरोध और उसके समर्थकों को पूरे लेबनान में कुचला जाए। वह चाहता है कि उनके शहरों पर बमबारी हो और उनके लोगों का कत्लेआम हो, क्योंकि उसे लगता है कि इससे ताकत का संतुलन उसके पक्ष में बदल जाएगा। और इसलिए, जैसा कि मैंने कहा, उसने फिर से उस युद्ध विराम को कमजोर किया जिस पर ईरानियों और अमेरिकियों ने नेतन्याहू के साथ मिलकर सहमति जताई थी। और अब हम वहीं हैं जहां हैं। अमेरिकी चाहते हैं कि ईरान को फिलिस्तीनी मुद्दे से अलग कर दिया जाए, क्योंकि ईरान और उसके सहयोगियों के अलावा कोई भी फिलिस्तीनियों की परवाह नहीं करता, कोई और नहीं करता। मेरा मतलब है, अगर कोई सोचता है कि एर्दोआन या आप जानते हैं अल जजीरा के मालिक फिलिस्तीन के सच्चे समर्थक हैं, तो वे खुद को ही धोखा दे रहे हैं। फिलिस्तीनी जनता का समर्थन कोई नहीं करता, सिवाय आम लोगों के जो इस क्षेत्र में और दुनिया भर में हैं। भारी संख्या में, चाहे वह तुर्की हो, मिस्र हो या जॉर्डन, लोगों के दिल फिलिस्तीन के साथ हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी सरकार इसके लिए कुछ नहीं करने वाली। सब अपने अपने काम में लगे हैं। तुर्की बाकू से सस्ता ईंधन ला रहा है, मिस्र गैस आयात कर रहा है और जॉर्डन इजरायली शासन के लिए व्यापार को सुगम बना रहा है। हम इस सूची को और भी बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और लेबनान के बीच और ईरान और फिलिस्तीन के बीच के संबंधों को तोड़ दें। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि अंततः वे असफल होंगे और लेबनान अभी बहुत दर्दनाक स्थिति में है और आने वाले दिनों में यह और भी दर्दनाक होने वाली है, क्योंकि इजरायली लोग वहां लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। वे लेबनान के साथ वही कर रहे हैं जो उन्होंने गाजा के साथ किया था। और फिर से पश्चिमी मीडिया जानबूझकर नजरें फेर रहा है। उनके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि गाजा के मामले में उन्होंने कहा था, हमारी वहां मौजूदगी नहीं है, इसलिए हम सत्यापित नहीं कर सकते। लेकिन लेबनान में उनकी मौजूदगी है। उनके पत्रकारों के पास स्थानीय सहयोगी, ड्राइवर, निर्माता, सब कुछ है। फिर भी उनकी रिपोर्टें मूल रूप से नरसंहार को जायज ठहराती हैं। वे नरसंहार को सही ठहराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर कि ये हिजबुल्लाह के ठिकाने या हिजबुल्लाह के गढ़ हैं, जो झूठ है और उन्हें पता है कि ये झूठ हैं। मैंने उनमें से कुछ से बात की है और वे कहते हैं, नहीं, हमने अपनी रिपोर्टों में वे शब्द नहीं डाले, हमारे संपादकों ने ऐसा किया। इससे कुछ नहीं बदलता, उस पर उनका नाम है और वे नरसंहार में सहभागी हैं। वे नाजी शासन के अपराधियों जैसे हैं।
उनके पास कोई बहाना नहीं है, नहीं उनके संपादकों के पास। लेकिन दुनिया भर के लोग देख रहे हैं कि लेबनान के साथ क्या किया जा रहा है, और उम्मीद है कि लोग अपना आक्रोश दिखाएंगे, क्योंकि पिछले साल ट्रंप को गाजा में उस नकली युद्ध विराम की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करने का एकमात्र कारण यूरोप और दुनिया भर में सड़कों पर उठी भारी लहर थी। तो हमें देखना होगा। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि मुख्य मुद्दा, वह मुख्य रणभूमि जो सबके भाग्य का निर्धारण करेगी, वह है मौन युद्ध, और वह है होर्मुज की खाड़ी। इस खाड़ी के हर घंटे बंद रहने से ऐसा लगता है जैसे कोई टिक टिक करती टाइम बम विस्फोट के और करीब जा रही हो। मेरा मानना है कि अगर ट्रंप पीछे नहीं हटते और लेबनान तथा ईरानी संप्रभुता से संबंधित ईरान की शर्तों को स्वीकार नहीं करते, तो दुनिया एक विनाश का फॉरवर्ड ग्रैंक। Then the world is going to face catastrophe, and so will Trump. My last question, Professor Marandi. मेरा आखिरी सवाल, प्रोफेसर मरांदी। वैसे आज IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का विवरण दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये पहले ही हो चुका है और कम से कम 1 साल के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि उनकी पहले की अनुमानित दर से काफ़ी कम रहेगी। मुझे ये भी जोड़ना चाहिए कि ग्लोबल साउथ पर इसका असर विशेष रूप से गंभीर होगा, लेकिन इस पर हमने अन्य अर्थशास्त्रियों के साथ हुई बातचीत में पहले भी चर्चा की है। मैं अंत में आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता था जिसका जवाब शायद आप नहीं दे पाएंगे, और वह यह है, ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, या इसे और सटीक रूप में कहें तो क्या दूसरी दौर की बातचीत की संभावना है, ये देखते हुए कि मीडिया में इस विचार को उठाया जा रहा है। Seeing this idea being floated in the media, Trump has said that the war with Iran is close. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि ईरान के साथ युद्ध लगभग समाप्त होने वाला है, और उन्होंने दूसरी दौर की वार्ता के संकेत दिए हैं। अमेरिकी सेना का ये भी दावा है कि उन्होंने समुद्र के रास्ते ईरान में आने जाने वाले आर्थिक व्यापार को पूरी तरह रोक दिया है, जो पूरी तरह झूठ है। मैं डेटा पर नजर रख रहा हूँ, खासकर ईरान चीन व्यापार डेटा पर, और उन आंकड़ों के आधार पर यह दावा स्पष्ट रूप से गलत है। लेकिन क्या आप दूसरी दौर की वार्ता और अपनी दूसरी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं? ईरान हर परिस्थिति के लिए तैयारी कर रहा है। ट्रंप बातचीत चाहते हैं, इसीलिए वे लगातार उनके बारे में बात करते रहते हैं। याद कीजिए, वे कह रहे थे कि ईरान 40 दिनों से युद्ध विराम की भीख मांग रहा था। उन्होंने बिना शर्त आत्मसमर्पण से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे 15 सूत्रीय योजना की ओर बढ़े, और अंततः ईरानी ढांचे वार्ता के लिए 10 सूत्रीय योजना को स्वीकार कर लिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में कौन जीत रहा था और कौन हार रहा था। और वे कहते हैं कि युद्ध लगभग समाप्त हो गया है। वे युद्ध की शुरुआत से ही ये कह रहे हैं कि ये लगभग खत्म हो गया है। इसलिए ट्रंप जो भी कहते हैं उसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। मैंने उन्हें सुनना बंद कर दिया है। मैं उसके साक्षात्कार नहीं सुनता क्योंकि मेरे लिए कुछ भी नहीं बदलता। वह जो भी कहे वह 2 मिनट, 2 घंटे या 2 दिनों में बदल सकता है। ईरान के लिए जो मायने रखता है वह जमीन पर मौजूद तथ्य है। अब मैं युद्ध विराम पर लौटता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे लेबनान को शामिल न करके तोड़ा, और इसका कारण नेतन्याहू था। तेहरान ने कहा, ठीक है, आप अपने समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। हम उन जहाज़ों को जिन्हें सूची में जोड़ा जाना था, जो होर्मुज जलसंधि से निकल सकते थे या वहां से गुजर सकते थे, संचालित नहीं होने देंगे। यही अंतर है ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुई वार्ताओं में। ईरान ने महत्वपूर्ण रियायतें दी। ईरानियों ने तुरंत अपने समझौते का हिस्सा पूरा किया, लेकिन अमेरिकियों ने नहीं किया। ओबामा के कार्यकाल में ईरानी लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे कि वह समझौते के अपने हिस्से का पालन करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और फिर निश्चित रूप से बाद में ट्रंप ने उस समझौते को रद्द कर दिया। इस बार जैसे ही समाजम इसका उल्लंघन करता है,
ईरानी कहते हैं असें गोए तो कोई जहाज नहीं, और वे तुरंत प्रतिक्रिया मिले दे। This is the core. And so the Iranians immediately respond. And the devastation and the slaughter. और लिबनान में जो तबाही और नरसंहार हम देख रहे हैं, जिसे देखना बेहद पीड़ादायक है, और पश्चिमी पत्रकारों व राजनेताओं की उदासीनता बिल्कुल घृणित है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ट्रंप और उनके सहयोगियों के साथ होर्मुज जलदमरूमद के जरिए कर रहा है, वह कहीं अधिक विनाशकारी है। यह बस ऐसी चीज नहीं है जो हमें IMF की रिपोर्ट में दिखाई देगी, जिसे मैंने अभी तक देखा नहीं है। मेरा अनुमान है कि वह जो कुछ हो रहा है उसे कम करके दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जाहिर है IMF पर अमेरिका का नियंत्रण है। वो ये नहीं कहेगी कि यह विनाशकारी है, लेकिन अगर ये जारी रहा तो स्थिति भयावह हो जाएगी, और आर्थिक हालात, जैसा कि तुम और मैं जानते हैं, युद्ध से पहले ही बहुत खराब थे। Was already very bad, and things are, the global economy, the US. और हालात हैं, आप जानते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं गहरे, बहुत गहरे संकट में हैं। ये आर्थिक आपदा कई स्तरों पर असर डालेगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि उर्वरक की कमी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। ये तो अभी सिर्फ हिमखंड का ऊपरी हिस्सा है। हमें असल में क्या हो रहा है वह दिखाई नहीं दे रहा। ज्यादातर सब कुछ सतह के नीचे है। तो उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स, तेल, परिष्कृत ईंधन, एलएनजी, ये सब एक तरफ हैं, लेकिन इसके और भी नतीजे हैं। ये अरब परिवारों की तानाशाही सरकारें जो तेल और गैस से अतिरिक्त संपत्ति कमाती थीं, वे उसे अमेरिकी शेयरों और बॉन्ड्स में लगाती थीं। वो अब खत्म हो गया है। और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को हुए भारी नुकसान के कारण, क्योंकि वे युद्ध में शामिल थे और ईरान को प्रतिशोध करना पड़ा, उन्हें वह पैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा जो पहले से ही अमेरिकी शेयरों और बॉन्ड्स में या अन्यत्र उनके खरीदे गए परिसंपत्तियों में लगा हुआ है, ताकि वे मरम्मत कर सकें। और अब चीजें कभी सामान्य नहीं होंगी, क्योंकि ये क्षेत्र अब सामान्य नहीं होगा। भविष्य में ईरान होर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखेगा। तो जिन गायों का पश्चिम दूध निकालता है, कतर की गाय, अमीरात की गाय, कुवैत की गाय, सऊदी अरब की गाय, बहरीन की गाय, उनका दूध सूख रहा है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है वह कई स्तरों पर है, और दुनिया जानती है कि इसके लिए किसे दोष देना है। फिर से जो कैंट की बात पर लौटते हुए, ये ज़ायोनी लॉबी और इजरायली शासन की बात है। तो ये नेतन्याहू और ट्रंप हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में, जिन्हें दुनिया भर में लोग दोष देंगे। दुनिया भर में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ दबाव बढ़ेगा, क्योंकि देशों को नुकसान होगा, और अमेरिका के भीतर भी दबाव बढ़ेगा। लोग धीरे धीरे इस नरसंहारकारी शासन के खिलाफ हो जाएंगे जो इस समय नरसंहार कर रहा है। और फिर से मैं उस किताब गोइंग टू तेहरान की बात करता हूँ। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोई अलग रास्ता चुना होता और अपने ज़ायोनी शासकों की अवहेलना की होती, तो हम आज इस स्थिति में नहीं होते। 2008 के संकट के दौरान हेज फंड, बीमा कंपनियां और निवेश बैंक दोषी ठहराए गए थे। उन अपराधियों के समकक्ष ज़ायोनिस्ट लॉबी होगी। हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आगे के दिन के लिए शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा बीते और आपके दर्शकों का दिन भी अच्छा गुजरे। और मैं सभी को सलाह देता हूँ कि वे वास्तव में जाकर स्टार्ट गोइंग टू तेहरान पढ़ें। यह अमेरिका ईरान संबंधों की वास्तविकता पर आंखें खोल देने वाली किताब है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार किया है।
अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना। Don't forget to hit the subscribe button.